सर आर्कीबाल्ड गैरेट जो थे वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे। was the first to suggest that genes were connected to enzyme। मतलब मैंने आपको बताया था, इन्होंने एल्केप्टोनेरिया डिजीज जो है वो जो हेरिडिटी डिजीज होती है उनके बारे में बताया था। तो ये पहले फिजिशियन थे या कह लें कि पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, जीन से। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास होमोजेनेस्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का एंजाइम मौजूद नहीं है तो होमोजेनेस्टिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं होगा। और एंजाइम क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि इसके नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करने का उसके पास क्या मौजूद नहीं है, जीन मौजूद नहीं है। तो इसने पहली दफा बताया था कि जो एंजाइम होता है उनका लिंक किससे होता है, उनका लिंक जीन से होता है। अगर कोई जीन आपको अपने पेरेंट से किसी खास एंजाइम बनाने के नॉर्मल जीन आपको आपके पेरेंट से नहीं मिले तो वो एंजाइम आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका जो गैरेट का ये जो हाइपोथेसिस था उसको जो चेक किया बीडिल एंड टॉटम, इन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली उसको चेक किया, बीडिल और टॉटम ने। और उसके रिजल्ट में इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया जिसको नाम दिया गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यानी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बेस पर एक हाइपोथेसिस बना जिसको नाम दिया गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? जैसे हर एक्सपेरिमेंट से पहले मैं उस एक्सपेरिमेंट का आपको पर्पस बताता हूँ, मकसद क्या था ये एक्सपेरिमेंट करने का। तो इसको कंफर्म करना था गैरेट्स के हाइपोथेसिस को, कि गैरेट ने जो कहा था कि जीन एंजाइम जीन के साथ लिंक करते हैं, इस हाइपोथेसिस को क्या करना था, कंफर्म करना था। और इसके साथ इन्होंने क्या किया, क्रिएट मेंडेलियन म्यूटेशन। अब मेंडेलियन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है जीन में जब कोई तब्दीली आती है, जीन में जब हम कोई चेंज लेकर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन जो मेंडल ने जिस तरीके से बताया था कि किस तरीके से जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये गैरेट जो था और ये जो थे ये मेंडल को भी, मेंडल के वर्क को स्टडी कर रहे थे। तो जिस तरीके से मेंडल ने बताया था कैसे जीन जो है वो एक जनरेशन से, पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो उन जीन्स में, उन जीन्स के अंदर अगर हम तब्दीली लेकर आएंगे तो उसको कौन सी वाली म्यूटेशन कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेंडेलियन म्यूटेशन। तो उन्होंने क्या काज की, उन्होंने मेंडेलियन म्यूटेशन क्रिएट की, किसमें, ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स में। देन दे स्टडीड द इफेक्ट ऑफ दीज म्यूटेशन ऑन द ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लें, उस ऑर्गेनिज्म के जीन्स में तब्दीली कर दें, और उस जीन्स के तब्दीली को ये क्या नाम दे रहे थे, इसको मेंडेलियन म्यूटेशन कह रहे थे। और फिर वो जीन में जो तब्दीली आई उस ऑर्गेनिज्म पर उसका क्या असर हुआ, इस चीज को भी इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो इनके एक्सपेरिमेंट का पर्पस जो था, यहाँ पर मैं दो पर्पस बयान कर रहा हूँ। एक तो कंफर्म करना था किसके हाइपोथेसिस को, इन्होंने गैरेट के हाइपोथेसिस को कंफर्म करना था। और दूसरा, इन्होंने जो है वो स्टडीड द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन द ऑर्गेनिज्म। यानी किसी ऑर्गेनिज्म पर म्यूटेशन अगर हम कास्ट करते हैं उसके जीन में तो उस पे ऑर्गेनिज्म पर क्या असर होता है, ये पर्पस था इनके एक्सपेरिमेंट का। तो उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म की कौन सा लिया। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया वो था ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड इसका कॉमन नेम है, इसको हम रेड ब्लेड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है न्यूरोस्पोरा। और ये जो न्यूरोस्पोरा क्या है, बेसिकली क्या है, ये एक फंगस है। न्यूरोस्पोरा क्या है, एक फंगस है, नॉर्मली ब्रेड पर ग्रो करती है। लेकिन अगर आप इसको लेबोरेटरी में ग्रो करना करना चाहें, अगर आप लेबोरेटरी में ग्रो करना चाहें तो आप एक मीडियम बनाओगे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप एक मीडियम बनाओगे। इस मीडियम में आप क्या क्या चीजें डाल दोगे, इस मीडियम में आप सॉल्ट डाल दोगे, इस मीडियम में आप शुगर डाल दोगे, और इस मीडियम में आप क्या डाल दोगे, विटामिन डाल दोगे। तो ऐसा मीडियम जिसमें सॉल्ट हो, शुगर हो और विटामिन हो, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं मिनिमल मीडियम। या आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है इसको क्या कह लो, डिफाइन मीडियम कह लो, या क्या कह लो, इसको मिनिमल मीडियम कह लो। तो अब याद रखेंगे कि मिनिमल मीडियम कौन से मीडियम को कहते हैं, जिसमें सॉल्ट हो। आप सॉल्ट कौन सा वाला सॉल्ट डाल सकते हो, आप सॉल्ट डाल सकते हो सोडियम क्लोराइड डाल सकते हो। शुगर के तौर पे क्या ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो।
विटामिन के तौर पे क्या ले सकते हो, बायोटिन विटामिन ले सकते हो। तो अब ऐसा मीडियम जिसमें सॉल्ट हो, शुगर हो और विटामिन हो, उसको कहते हैं मिनिमल मीडियम। याद रखिएगा मिनिमल मीडियम या रिफाइंड मीडियम की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, ये जो फंगस है न्यूरोस्पोरा, हम इसको लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं, और लेबोरेटरी में हम इसको ग्रो कौन से मीडियम में कराते हैं, मिनिमल मीडियम। और मिनिमल मीडियम में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें होती हैं, सॉल्ट होता है, शुगर होता है और विटामिन होते हैं। ऐसा अगर इसको अगर हम इसके अंदर क्या चीज डाल देते, अगर हम इसके अंदर अमाइनो एसिड भी डाल देते, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल देते, यीस्ट होती है ना उसमें कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, उसका अगर एक्सट्रैक्ट भी डाल देते, फिर आप इसको मिनिमल मीडियम नहीं कहते, फिर आप उसको कहते हैं कंप्लीट मीडियम। उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट मीडियम कह देते हैं, यानी अब आप उसने अमाइनो एसिड भी आपने डाल दिए। अभी इस मीडियम में अमाइनो एसिड नहीं है, तो आप इसको कह रहे हो मिनिमल मीडियम, या इसको आप क्या कहोगे, इनकम्प्लीट मीडियम। लेकिन अगर आप इसमें अमाइनो एसिड डाल दोगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंप्लीट मीडियम। अभी हमने इसमें अमाइनो एसिड क्यों नहीं डाला, अभी आपने अमाइनो एसिड इस वजह से नहीं डाला कि आपने ये मिनिमल मीडियम बनाया और इसमें ये फंगस के स्पोर्स डाल दिए, न्यूरोस्पोरा के। अब ये न्यूरोस्पोरा को ग्रो करने के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए, ये अपने अमाइनो एसिड खुद ही बनाते हैं। ये अपने अमाइनो एसिड क्या बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। इस शुगर, सॉल्ट और विटामिन को इस्तेमाल कर कर ये अपना अपने अमाइनो एसिड क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं। यानी अलग से अमाइनो एसिड देने की जरूरत नहीं होती। यहां तक क्लियर हुई बात। मेथड की तरफ अभी चलूंगा। पहले मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी तक मैंने सिर्फ पर्पस बताया है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म का नाम बताया है, और ये बताया है कि उस एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ ग्रो कर सकते हो, लेबोरेटरी में मिनिमल मीडियम में ग्रो कर सकते हो। और उसके बाद मैंने मिनिमल मीडियम की डेफिनेशन बताई है कि मिनिमल मीडियम किसको कहते हैं। अब मैं जाऊंगा इसके किसकी तरफ, मेथड की तरफ। लेकिन मेथड में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना यहाँ पर चाहूंगा थोड़ा सा, कि ये जो न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा जो फंगस है, इसका मैं मेटाबॉलिक पाथवे बताना चाहूंगा आपको। मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे किसको कहते हैं, सबसे पहले तो समझो। मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं चेन ऑफ रिएक्शन। इसमें कोई एक रिएक्शन नहीं होता। अगर एक रिएक्शन होता है तो उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन की एक चेन हो पूरी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, मैंने न्यूरोस्पोरा के सेल से, ये न्यूरोस्पोरा के सेल में ये उसका एक क्रोमोसोम है। ये न्यूरोस्पोरा का क्या है, एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर कुछ जीन लगे हुए हैं। ये है जीन 1। जीन 1 जो है इसको मैं कह रहा हूं आर्ग ई। जीन 1 को मैं क्या कह रहा हूं, आर्ग ई कह रहा हूं। यहां पर है जीन 2। जीन 2 को मैं कह रहा हूं आरगैप। क्यों आर्ग कह रहा हूं ये बताऊंगा बाद में। और जीन 3 जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में है, एक उसमें आर्ग जी है और दूसरा है उसमें आर्ग एच, ये क्लस्टर की फॉर्म में। तो क्या बताया मैंने आपको, ये एक न्यूरोस्पोरा फंगस का क्रोमोसोम है जिसमें 3 जीन मौजूद हैं। एक जीन ई, जीन 1 जिसको आर्ग ई कह रहा हूँ, जीन 2 जिसको आर्ग एफ कह रहा हूँ, और जीन 3 जो क्लस्टर पर मौजूद है, 2 जीन का क्लस्टर है, आर्ग जी और आर्ग एच। अब होता क्या है, अब इसमें एक मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे चलता है। होता ये है कि ये जो आर्ग ई है, ये जो आर्ग ई जीन है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और उस एंजाइम को हम नाम देंगे एंजाइम ई। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहेंगे एंजाइम ई। एंजाइम ई क्या करता है कि एक कंपाउंड होता है जो पहले से मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। जो इसके सेल में पहले से कंपाउंड मौजूद होता है, एसिटाइल कोलिन, ये एक प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब ये पहले से एक कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है इसके सेल में। ये एंजाइम ई क्या करेगा, एसिटाइकोलिन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एसिटाइकोलिन को कन्वर्ट कर देता है इसमें, इसको कन्वर्ट कर देता है ऑरिन्थिन में। इसमें कन्वर्ट कर देता है ऑरिन्थिन में। फिर क्या होता है, जीन 2 जो है, जीन 2 जो है जिसको हम आरगेफ कह रहे हैं,
ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एंजाइम एफ। और एंजाइम एफ क्या करता है? एंजाइम एफ ये काम करता है कि वो ऑरिनथिन को कन्वर्ट कर देता है एक दूसरे कंपाउंड में, जिसको हम कह रहे हैं सिट्रोलिन। एक दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सिट्रोलिन कह रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर जो है वो, जो एंजाइम जीन 3 है, जीन 3 का जो पहला पार्ट है जिसको हम आर्ग जी कह रहे हैं, ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम जी। और एंजाइम जी बेसिकली क्या करेगा? एंजाइम जी जाकर सिट्रुलिन को कन्वर्ट कर देगा आर्गिनो सेक्सिनेट में, जो है वो क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा? जीन 3 का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम कह रहे हैं आर्गेच, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंजाइम एच प्रोड्यूस करेगा। और एंजाइम एच लास्ट में क्या करेगा? एंजाइम एच जो है वो लास्ट में आर्गिनोसेक्सिनेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? आर्जिनिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? आर्जिनिन में। तो अब आप इधर देखो, ये पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे, यानी ये जो आर्जिनिन बना है, ये एक रिएक्शन से नहीं बना। ये पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे ये बना। सबसे पहले आर्ग ई ने एंजाइम ई प्रोड्यूस किया। एंजाइम ई ने एसिटाइकोलिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑरिनथिन में। फिर आर्ग ई ने जो है वो एंजाइम एफ प्रोड्यूस आर्ग एफ ने एंजाइम एफ प्रोड्यूस किया, जिसने ऑरिनथिन को कन्वर्ट कर दिया सिट्रुलिन में। आर्ग जी ने एंजाइम जी प्रोड्यूस किया, जिसने सिट्रुलिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आर्जिनिन सक्सिनेट में। और सिट्रुलिन ने और इसके बाद आर्ग एच जो था उसने एंजाइम एच प्रोड्यूस किया, जिसने आर्जिनिन आर्जिनिन सक्सिनेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आर्जिनिन में। और ये तमाम जो केमिकल्स हैं, ये तमाम अमाइनो एसिड किसको चाहिए होते हैं? न्यूरोस्पोरा को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ये तमाम उसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ये एक मैंने सिंपल यहाँ पर एक मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पर शो किया है। जो देखें, एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और एक एंजाइम जो है वो क्या करा रहा है? एक केमिकल रिएक्शन करा रहा है। अब मोस्टली इनके अंदर ज्यादातर जो है वो क्या है? वो इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड को नॉर्मली अगर आप देखना चाहो कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो अमाइनो एसिड हैं, तो आपके पास जो अमाइनो एसिड की जो लिस्ट है, आपके पास जो अमाइनो एसिड की लिस्ट जो मौजूद है, वो कहाँ मौजूद है? वो मौजूद है यहाँ पर जो है वो पेज नंबर 160 पर। तो आप इसके अंदर देखें, कुछ हैं अमाइनो एसिड, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो अमाइनो एसिड नहीं है। लेकिन लास्ट में जो आर्जिनिन है, ये तो अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। बाकी जो है ये ऑरिनथिन जो है, इसको अगर हम देखें तो ऑरिनथिन का फार्मूला तो ये इसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ। लेकिन इसके बारे में, लास्ट वाले के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि ये जो आर्जिनिन है, ये क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। बाकी को भी हम फिर देख लेंगे बाद में, सही है ना? तो अब ये देख लें, तो ये सारे के सारे जो लास्ट वाला स्पेशली जो अमाइनो एसिड है, ये किसके लिए जरूरी होता है? ये इनके ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलूंगा। आप यहाँ पर देखें, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एक जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन करा रहा है। दूसरा जीन दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, वो उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ा रहा है। फिर तीसरा जीन तीसरा एंजाइम। इस तरीके से एक एक जीन एक एंजाइम रिलीज कर रहा है, एक एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन करा रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है किसको? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे मेथड की तरफ चलूं? चलें आगे मेथड की तरफ चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा आपको ये मेथड बताना है कि इन्होंने किया क्या था इसमें। तो देखो, अब हम जो मेथड की जब बात करेंगे, तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने काम ये किया, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, पहले तो इन्होंने फंगस को क्या किया? फंगस के स्पोर लेकर मिनिमल मीडियम में ग्रो कराया। जब मिनिमल मीडियम में ग्रो कराया स्पोर, तो स्पोर से फंगस निकली। स्पोर से क्या निकली? ये फंगस निकली। और इन फंगस ने और भी बहुत सारे स्पोर बना लिए।
इन्हीं फंगस ने, जाहिर सी बात है फंगस रिप्रोड्यूस किसके जरिए करती है, स्पोर्स के जरिए। तो इसी मिनिमल मीडियम में फंगस ग्रो करेगी, उसकी हाइफी ग्रो करेगी और उससे बहुत सारे क्या बनेंगे, नए स्पोर बनेंगे। पहला काम तो उन्होंने ये कराया कि फंगस को किस में ग्रो कराया, मिनिमल मीडियम में ग्रो कराया। सर जीन्स कनेक्टेड होते हैं क्या एक दूसरे से? हाँ, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसको जीन क्लस्टर कहते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं। अच्छा इधर देखें, तो क्या हुआ कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो फंगस के जो स्पोर्स बन गए थे, इन्होंने इंड्यूस म्यूटेशन बाय एक्सपोजिंग न्यूरोस्पोरा स्पोर टू एक्सरेज। अब इन्होंने काम क्या किया, इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन बाय एक्सपोजिंग न्यूरोस्पोरा स्पोर्स टू एक्सरेज। ये इधर देखें, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स थे, इन पर क्या डाली, इन पर एक्सरेज डाली। इनके स्पोर्स पर क्या डाली, ये एक्सरेज डाली। क्यों एक्सरेज डाली? ताकि इनमें क्या आ जाए, म्यूटेशन आए, इनके जीन को क्या करने के लिए, चेंज कराने के लिए इनमें क्या डाल, इस पर जो है वो एक्सरेज डाली। अच्छा एक्सरेज, एक्सरेज इन पर डाल दी, सही ना, एक्सरेज को पर डाली। अब क्या होगा, यहीं से मेरी बात समझ लो थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात आगे। ये मेरी बात समझो, यहाँ पर हुआ क्या होगा, जब इन्होंने एक्सरेज डाली थी, तो जब इन्होंने इसमें एक्सरेज डाली थी, तो कुछ स्पोर्स ऐसे थे, कुछ स्पोर ऐसे थे, आपको पता है इनके स्पोर्स के अंदर क्रोमोसोम में 3 जीन थे, जीन 1, जीन 2, जीन 3। इसी तरह कुछ स्पोर और भी हैं, जिसमें जीन 1 था, जीन 2 था, जीन 3 था। फिर और भी स्पोर थे जिनमें क्या था, जीन 1 था, जीन 2 था, जीन 3 था। जब एक्सरेज इन्होंने डाली, तो कुछ का जीन 1 डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ ऐसे स्पोर थे जिनका क्या डिस्ट्रॉय हुआ, किसमें म्यूटेशन आ गई, जीन 1 में। किसी में जीन 2 में म्यूटेशन आ गई, किसी में जीन 3 में म्यूटेशन आ गई। जी जी, ग्रोथ करवाने के बाद एक्सरे डाली है हाजरा। ये जेका एक्सरे उनमें विझी आई ना, वो जी ग्रोथ का पोए जेको के आइन, ये एक्सरे जेका आइन, एक्सरे वालो जेको कम क्यों आ, वो जी ग्रोथ का पोए क्यों आ। तो इसमें फिर क्या डाला, ये एक्सरेज इसके ऊपर डाल दी, और उसके बाद फिर इन स्पोर्स को क्या कर दिया, इन स्पोर्स में म्यूटेशन लेकर आ गए। अब जब ये म्यूटेशन आया स्पोर में, तो इनको जिस ऑर्गेनिज्म के का जीन चेंज हो जाता है, जिस ऑर्गेनिज्म का जीन चेंज होता है उनको कहते हैं म्यूटेंट। जिन ऑर्गेनिज्म का जीन चेंज होता है उनको क्या कहते हैं, म्यूटेंट। और जिनका और जो चेंज आता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज लाने को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और जिस ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। अब देखो मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, म्यूटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें चेंज लेकर आते हैं, किसमें, जीन में। और म्यूटेंट क्या है, और म्यूटेंट किसको कह रहे हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच कैरी म्यूटेशन। और जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूटेंट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने कितने टाइप के म्यूटेंट तैयार कर लिए, 3 टाइप के। जिसमें जीन 1 चेंज हुआ था उसको म्यूटेंट 1 का नाम दे दिया, जिसमें जीन 1 डिस्ट्रॉय हुआ था उसको म्यूटेंट 1 का नाम दे दिया, जिसमें जीन 2 डिस्ट्रॉय हुआ था उसको म्यूटेंट 2 का नाम दे दिया, और जिसमें जीन 3 डिस्ट्रॉय हुआ था उसको क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया म्यूटेंट 3 का। सही है ना, इस तरह से ही होगा। अब देखो, पहले एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट में क्या किया, फंगस को ग्रो कराया किसके अंदर, पहले तो उसको ग्रो करा दिया मिनिमल मीडियम में। मिनिमल मीडियम में उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो अपने तमाम अमाइनो एसिड और ये जितने भी आर्जिनिन का जो ये मेटाबॉलिक पाथवे है ये कंप्लीट कर रही थी। लेकिन उसकी ग्रोथ कराने के बाद दूसरा काम क्या किया, उसमें म्यूटेशन करा दी। एक्सरेज डालकर उसमें क्या करी, म्यूटेशन करा दी। और उस म्यूटेशन के रिजल्ट में ये 3 म्यूटेंट म्यूटेंट बन गए। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट जब उसको ग्रो कराया, अब उसके बाद जब उसमें म्यूटेशन आ गई,
तो फिर जो उसको ग्रो कराया फिर वो मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं करेगी। देन अलो द प्रोजेनी टू ग्रो इन अ कंप्लीट मीडियम। देन उसके बाद क्या किया, देन अलो प्रोजिनी, प्रोजिनी मतलब ये जो इसके स्पोर्स थे इन्हीं को प्रोजिनी कह रहे हैं। देन अलो प्रोजिनी टू ग्रो इन अ कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम का मतलब ये है कि उसमें तमाम के तमाम क्या हो, तमाम के तमाम जो अमाइनो एसिड हों मौजूद हों। क्योंकि अब किसी में पहला वाला कुछ किसी के अंदर जीन 1 डिस्ट्रॉय हो गया, अब आपको पता है जिसमें जीन 1 खत्म हो गया वो एसिटाइकोलिन को ऑरिनिथिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसमें जीन 2 डिस्ट्रॉय हो गया वो ऑरिनिथिन को जो है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसमें जीन 3 डिस्ट्रॉय हो गया वो सिट्रुलिन को जो है वो आर्गिनोसेक्सिनेट और आर्गिनिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो अब ये देखो, अब सबसे पहली जो बात यहाँ पर हम करेंगे, म्यूटेंट 1। अब जो म्यूटेंट 1 है वो उस वक्त तक ग्रो नहीं करेगा, म्यूटेंट 1 उस वक्त तक ग्रो नहीं करेगा जब तक आप मिनिमल मीडियम में क्या ऐड नहीं करोगे, वुड ग्रो, जब तक आप मिनिमल मीडियम में ऐड नहीं करोगे क्या, ऑरिनथिन। वैसे तो ऑरिनथिन ऐड कर दो तो काफी है, बाकी चीजें खुद ब खुद बन जाएंगी, लेकिन अगर आप जल्दी इसकी ग्रोथ और जल्द कराना चाह रहे हो तो ऑरिनथिन, सिट्रोलिन और आर्गिनोसेक्सिनेट और आर्गिनिन भी इसमें क्या कर दो, ऐड करोगे। किसमें, ये तीनों ऐड करोगे किसमें, मिनिमल मीडियम में। क्यों ऐड करोगे, इधर देख लो इस मेटाबॉलिक पाथवे में, यहाँ जो मैंने आपको बताया था, अगर ये वाला जीन खत्म हो गया है तो एसिटाइकोलिन ऑरिनथिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक ये ऑरिनथिन नहीं बनेगा, जब तक ये ऑरिनथिन नहीं बनेगा तब तक ये जो जीन 2 है वो एंजाइम एफ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एंजाइम एफ को सिट्रुलिन बनाने के लिए ऑरिनथिन चाहिए, एंजाइम एफ को सिट्रुलिन बनाने के लिए ऑरिनथिन चाहिए, लेकिन ऑरिनथिन तो है ही नहीं। अब आपको मीडियम में क्या ऐड करना पड़ेगा, या तो ऑरिनथिन ऐड कर दो, ऑरिनथिन ऐड होने से काम हो जाएगा, क्योंकि सिट्रुल इस एंजाइम एफ को ऑरिनथिन मिल जाएगा, वो उसको सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देगा, सिट्रुलिन से आर्गिनिन बन जाएगा और आर्गिनिन से आर्गिनाइन। लेकिन अगर आप और ज्यादा जल्दी ग्रोथ कराना चाह रहे हैं तो आप ये तीनों चीजें भी जो है वो ऐड उसमें कर सकते हैं। आमना इकबाल पूछ रही है सर प्रोजीनी मींस म्यूटेंट, नहीं, प्रोजीनी का मतलब ऑफस्प्रिंग, प्रोजीनी का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, यानी वो जो आपने म्यूटेशन काज कराई तो वो म्यूटेशन के बाद जो उसके ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं प्रोजिनी, यानी उन स्पोर से जो नए फंगस निकलेंगे उनको हम प्रोजिनी कह रहे हैं। अच्छा ये क्या होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहले वाले के अंदर हमने क्या ऐड किया, ये जो म्यूटेंट 1 है इसमें हमने क्या ऐड किया है, या तो सिर्फ आप ऑरिनथिन ऐड कर दो, लेकिन और जल्दी ग्रो करा रहे हो तो दो को भी साथ ऐड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर म्यूटेंट 2 जो है, म्यूटेंट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमल मीडियम के अंदर आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप जो है वो सिट्रोलिन ऐड कर दोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर साथ आर्जिनिन भी ऐड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देख लो इधर उसी तरफ दोबारा जाते हैं, ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑरिनथिन तो बन रहा है लेकिन जीन 2 डिस्ट्रॉय हो गया है तो एंजाइम एफ नहीं बन रहा, एंजाइम एफ नहीं बन रहा तो यहाँ पर क्या नहीं बन रहा, तो यहाँ पर एंजाइम एफ नहीं बन रहा तो सिट्रुलिन नहीं बन रहा, तो जब सिट्रुलिन नहीं बन रहा तो एंजाइम जी कैसे काम करेगा, फिर एंजाइम एच कैसे काम करेगा, जब बेसिकली एंजाइम एफ ही नहीं बन रहा तो ऑरिनथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको आर्टिफिशियली इस मीडियम के अंदर क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर आपको सिट्रुलिन डालना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ चाहो तो आर्जिनिन भी जो है वो डाल सकते हो। और जो जीन 3 है, सॉरी म्यूटेंट 3 है, जो म्यूटेंट 3 है इसमें आपने सिर्फ आर्जिनिन, आर्गिनोसेक्सिनेट या सिर्फ आर्जिनिन डाल दो तो ये ग्रो कर जाएगा, सिर्फ आर्जिनिन डाल दो, आर्गिनोसेक्सिनेट और आर्जिनिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अब सिर्फ यही डालो इसमें, क्योंकि ये वाले जो जीन है, जीन 3 जब डिस्ट्रॉय होगा तो ये आर्जिनिन वाले कंपाउंड ये नहीं बनेंगे। अब आपने सिर्फ आर्गिनोसेक्सिनेट और आर्जिनिन डाल दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। तो क्या हुआ, एक जीन के डिस्टर्ब होने से एक केमिकल रिएक्शन पर असर पड़ा, उससे दूसरा केमिकल रिएक्शन पर असर पड़ा, उससे तीसरे केमिकल रिएक्शन पर असर पड़ा, तो यानी जीन जो है वो अपना इफेक्ट डाल रहे हैं क्या बनाकर, एंजाइम बनाकर डाल रहे हैं। अच्छा उसके बाद बीडिलर टॉटम सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस
फॉर दीज ऑब्जर्वेशन, जब इन्होंने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन करी तो उनकी ऑब्जर्वेशन इस अपने इस एक्सपेरिमेंट की, जब उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो मुशाहिदा था, उस मुशाहिदे की बेस पर, अपनी उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने क्या पेश किया, एक हाइपोथेसिस पेश किया। और उस हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि according to them each mutation alter a single gene that control one step in the synthesis of a particular kind of molecule। यानी एक म्यूटेशन ने एक स्टेप को डिस्टर्ब किया, और वो स्टेप किस तरफ जा रहा था, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कौन सा था, आर्जिनिन। और इस स्टेप के अंदर जिस तरह बता रहा है इस स्टेप में कि एक प्रेयर सब्सटेंस था जिसको एसिटाइकोलिन कह रहे थे हम। इसको जीन 1 ने क्या किया, जीन 1 ने इसको ऑरिन्थिन में कन्वर्ट कर दिया, जीन 2 ने क्या किया, ऑरिन्थिन को कन्वर्ट कर दिया सिट्रुलिन में, और जीन 3 ने आखिर में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आर्जिनिन में। तो इस तरीके से दिस शोज दैट जीन फंक्शन बाय कन्वर्टिंग सम प्रायर सब्सटेंस इनटू ऑरिन्थिन। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीन जो है वो जीन एफ क्या कर रहा है, एक प्रायर सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ऑरिन्थिन के अंदर। द जीन 2 बाय कन्वर्टिंग ऑरिन्थिन इनटू सिट्रुलिन, जीन 2 ने क्या किया, ऑरिन्थिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिट्रुलिन में। और इसके देन द मोल्ड वुड बी लॉन्गर ग्रो अनलेस its normal function of making ornithine was compensated by adding product ornithine into the minimal medium would do this। यानी कहता है अगर जीन 1 डिस्टर्ब खराब हो गया है तो जब तक आप ऑरिन्थिन ऐड नहीं करोगे मिनिमल मीडियम में, यानी मिनिमल मीडियम में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑरिन्थिन ऐड करना पड़ेगा, फिर ये कंप्लीट मीडियम बन जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये जो है ग्रो करेगी। और उसके बाद कहता है एडिंग प्रोडक्ट ओ ऑन द मिनिमल मीडियम वुड डू दिस, बट इट इज टू नोटेड दैट एडिंग सी और ए कैन ओवरकम दिस डेफिशिएंसी। यानी अगर आप ए और सी भी डाल दोगे साथ में तो वो इस डेफिशिएंसी को ये भी क्या कर सकता है, ये भी ओवरकम कर सकता है। इसके अलावा बट इट इज नॉट, इसके अलावा इट मींस दैट compound is being supplied in a somewhat more advanced stage of synthesis, thus bypassing the normal function of gene 2 and gene 3। यानी आप जो है वो आगे भी मजीद जो कंपाउंड है इनको जो है वो इसको क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। इफ जीन 3 म्यूटेंट देन, अगर जीन 3 में म्यूटेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, अब अगर आप ऑरिन्थिन और सिट्रुलिन ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आपने लास्ट वाला जो है वो आर्गिनोसक्सिनेट क्या करना है, मीडियम में ऐड करना है। और उसके बाद द जेनेटिक्स, यानी ये जो दोनों जेनेटिक्स बंदे जो थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने आखिर में कंक्लूड क्या किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय specifying a structure of enzyme that each gene encode the structure of a single enzyme that called this relationship one gene one enzyme hypothesis। और इनका कंक्लूजन जो निकला, उस कंक्लूजन में उन्होंने यही बताया जो भी मैंने आपको बताया है कि एक जीन एक मखसूस क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम क्या कराता है, एक मखसूस रिएक्शन कराता है। और इस रिलेशनशिप को उन्होंने नाम दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ सेल। यानी सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से लेके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी पार्ट्स होते हैं, राइबोसोम, वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं बेसिकली एंजाइम। दे मेडिएट द असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड्स। ये सब चीजें, फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको, इवन डीएनए बनाने को भी जो है वो एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। फ्रॉम हेयर टू आवर हेड टू टो नेल, हर चीज जो है वो कौन बनाते, इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और बाय स्पेसिफाइंग योर एंजाइम डीएनए स्पेसिफाइंग यू, यानी आपका जो ये डीएनए है ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है, आप जो कुछ भी हो अपने डीएनए की वजह से हो, लेकिन डीएनए आपको जो बना रहा है वो किसके जरिए बना रहा है, एंजाइम्स के जरिए। यानी आपके पास जैसे एंजाइम्स डीएनए बनाकर दे रहा है, वही कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर क्या है, आ रही हैं। बस आज मैंने आपको वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ही पढ़ाना था, दोबारा मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। अभी इससे क्वेश्चन अगर करना हो तो करें, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके मैं ले रहा हूँ उसके बाद फिर अगर ये क्वेश्चन का जवाब ना दे सका, क्लास खत्म हो गई तो मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए।
सर आपने बताया था कि क्लास में अगर एक जीन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वही वही क्या कहते हैं, वही धंधला, वही ढलना, अभी आप कह रहे हो से एक मिनट डालना। हाँ सर, आप कह रहे थे क्लास में कि अगर एक जीन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वही अ, डालना, अभी आप कह रहे हो कि एक मिनट, मैं जो हूँ क्या कहते हैं, आपको अलाउ करता हूँ कि आप वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे क्वेश्चन करो। एक मिनट, मैं अभी वॉइस मैसेज आपको जो है वो लेकर आता हूँ। आप वॉइस टॉक करके मुझसे बात कर सकते हो। जी, अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग मुझसे जो है वो सवाल बाय वॉइस कॉल भी जो है वो कर सकते हो। एक मिनट में आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट। जी, अब आई थिंक आप अनम्यूट हो गए हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मुझसे सर सवाल, जी जी, अब सवाल करें। जी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है मुझे? क्वेश्चन करें। सर तव्हां चयो हो न क्लास में अगर हिकिड़ो जीन डिस्ट्रॉय थी वञे त हिकिड़ो ई जीन विझिबो, मां चयो त अगरि हिकिड़ो जीन डिस्ट्रॉय थी वञे त पोइ अगर एसी टाइम जीन वन आहे अगर वो डिस्ट्रॉय थी वियो आहे एसिटाइलिन ऑर्थिनिन में न हो नथो हा, नथो कन्वर्ट कन्वर्ट थींदो। हा, तव्हां चयो न त सिर्फ़ उहो ई माना कंपाउंड विझिबो। उही कंपाउंड, मतलब मां ही चयो त ही हिन मां, से फॉर एग्जांपल ही मीडियम आहे, तो अगरि हिन मां चयो त अगरि तव्हांखे ही आहे, यानी अगरि ही ऑरेंथाइन कोन थो ठहे त तव्हां हिकिड़ो ऑरेंथाइन विझी ॾियो हिन मां, तो बि आगे डेवलपमेंट कंप्लीट थी वेंदी। पर अगरि तव्हां हिन में विझणु चाहियो तो ही सिट्रोलिन और आर्गेनोसिस तो हू बि विझी ॾियो, को मसइलो न आहे। पर अगरि तव्हां ऑरेंथिन बि ऐड करे छॾंदो तो को प्रॉब्लम न आहे। कुझु बुक्स अहिड़ी बि आहिनि जंहिंमां